हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अरस्तु। और अरस्तु में हम लोगों ने शुरू किया था उसके क्रांति विषयक सिद्धांत। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था शासन के स्वरूप और शासन के प्रकार, और कारण पे भी हमने प्रकाश डाल लिया था कि क्रांति के कौन कौन से कारण रहते हैं। तो जहाँ उसने कारणों को दो भागों में बांटा था, सामान्य कारण और विशेष कारण। तो सामान्य कारण भी हमने पढ़ लिए थे 2, और विशेष कारणों में 6 कारणों को हम लोग पढ़ चुके थे, और अब हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी सिद्धांत में विशेष कारणों में बताया है कि 7वां कारण जो है वो है द्वेष भावना, कि जब शासक वर्ग में एक दूसरे शासक के प्रति या उच्च अधिकारियों में एक दूसरे में आपस में ईर्ष्या या द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या या द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे राज कार्यों में बाधा पड़ती है, तो वही क्रांति का एक विशेष कारण हो सकता है। ऐसा अरस्तु का मानना था कि जब राज्य के अधिकारी एक दूसरे से आपस में ईर्ष्या या द्वेष का भाव रखते हैं, तो वे एक दूसरे की भलाई का ध्यान न रखकर सार्वजनिक कल्याण की भी बलि चढ़ाकर अन्य प्रकार के षड्यंत्र रचकर स्वार्थ सिद्धि करते हैं। अतः अपमानित वर्ग इस विद्रोह में सहयोग देकर राज्य क्रांति को बढ़ावा देते हैं। कि जो भी व्यक्ति अपमानित होता है वो कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्य किसी दूसरे से संधि कर लेता है और राज्य क्रांति को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अगला है प्रमाद, आलस्य व मौज मस्ती का आलम। शासक का प्रभाव जनता पर पड़ता है। हमने एक पुरानी कहावत में सुना है, यथा राजा तथा प्रजा, कि यदि राजा प्रमोदी होगा, यदि राजा आलस्य वाला होगा, या राजा मौज मस्ती को ही मुख्य जीवन आधार बनाकर शासन व्यवस्था को चलाएगा, तो जनता भी वैसी ही हो जाएगी। तो जनता प्रमोद यानी मनोरंजन के साधनों में मस्त रहना, घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश आराम करना, मौज मस्ती करना, यह प्रमोद कहलाता है। और आलस्य यानी काम को टालते रहना, धीरे धीरे कर लेंगे करते रहना। और मौज मस्ती का अर्थ होता है कि आए दिन बेवजह पार्टियां करना और बेवजह मौज मस्ती का आलम बना के रखना। तो इस वजह से भी क्रांति हो सकती है। तो इसका अर्थ कैसे, किस रूप में समझाया है कि जनता अपने आलस्य व मौज मस्ती में रंगे होने के कारण शासन कार्यों की उपेक्षा करते हैं और शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होते, जिससे शासन के स्वरूप को भी बदल देने की संभावना बढ़ जाती है। कभी शासक ऐसे होते हैं और कभी जनता ऐसी होती है, तो शासन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बहुत अंतर देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है जातियों में दृढ़ता या संगठन का अभाव, कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें संगठन का अभाव देखा जा सकता है। प्रत्येक जाति अपनी जाति को श्रेष्ठ समझती है, और उस श्रेष्ठता की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का झगड़ा, जिसे हम कह सकते हैं कि जातियों में आपसी रंजिश पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये व्यवस्था, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ऐसा एक जीवन उत्पन्न कर देती है जहाँ पर कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन चलते रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में शरीर का कोई भाग संतुलित न रहे, तो असंतुलन की वजह से, जैसे हम देखते हैं कान का जो साइज होना चाहिए वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाए तो वो चेहरे पे ठीक नहीं लगेगा। हाथ यदि बहुत ही लंबे लंबे हो जाए, पैरों तक लटक के आए, तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी। या नाक बहुत ही लंबी चौड़ी सी हो जाए तो वो अजीब सा होगा। यदि हमारे शरीर का जो संतुलन है यदि बराबर रहता है, नियंत्रित रहता है, तो वो सुडौल बनता है।
इसी प्रकार से क्रांति में भी, हमारे जीवन में और राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और असंतुलित घटक बन जाता है। जब राज्य में अलग अलग जातियां अपनी श्रेष्ठता का ढोल पीटती हैं, तो राज्य के प्रत्येक अंग में अव्यवस्था व असमान संतुलित वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में संतुलन होने पर ही वह सुडौल बनता है, उसी प्रकार राज्य में भी प्रत्येक वर्ग या अंग में असंतुलन होने पर क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे प्रजातंत्र में धनिकों की वृद्धि राज्य को धनिक तंत्र व निर्धनों की जनसंख्या वृद्धि राज्य को दूषित प्रजातंत्र में बदल सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि असंतुलित घटक भी हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित। अगला पॉइंट है निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। हम सबको ज्ञात है कि शासन व्यवस्थाओं में पदों की उच्चता और निम्नता बनी रहती है। यदि उच्च पद पर अपना कोई संबंधी पहुंच जाता है तो उस परिवार को या उनके रिश्तेदारों को या मिलने जुलने वालों को ऐसा लगने लगता है मानो सत्ता हमारी हो गई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि निर्वाचन संबंधी गड़बड़ियां या षड्यंत्र होने की संभावना बढ़ जाती है कि किसी भी प्रकार से, जैसे वोटिंग में अभी की यदि वर्तमान बातें हम देखते हैं तो वर्तमान राजनीति भी काफ़ी दूषित है कि चुनाव प्रचार में भी अनाप शनाप पैसा खर्च किया जाता है और जो प्रॉक्सी वोटिंग होती है, तो जो वोटिंग भी ऐसा कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं गलत गलत करके कुछ ना कुछ ऐसा सुना जाता है, हकीकत कहाँ है इसका हमें इतना भान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र के दायरे में चुनाव आते हैं। तो अरस्तु क्या कहता है इसके बारे में, उसे समझते हैं कि कभी कभी निर्वाचन के समय कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं जिसका परिणाम भयंकर होता है और अयोग्य उम्मीदवार निर्वाचित होकर राज्य में संकट की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे केवल व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि राज्य को भी कहीं ना कहीं ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों का जो चुनाव हो जाता है तो वो अयोग्य उम्मीदवार राज्य को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सामान्य जन तो परेशान होता ही है, लेकिन राज्य भी उस षड्यंत्रकारी निर्वाचन का जो अयोग्य है उसका परिणाम राज्य को भी भुगतना पड़ता है। अगला है पारिवारिक कलह। तो पारिवारिक कलह का अर्थ ये होता है कि जब, जैसे राजतंत्र को हम लेते हैं कि राजतंत्र में अनेक, पहले की जो प्रथा थी कि एक राजा की कई सारी रानियां हुआ करती थी और रानियों में जिनके पुत्र बराबर की उम्र के होते थे उनमें अपने पुत्र को श्रेष्ठ स्थिति में देखने की होड़ लगी रहती थी और वो सभी रानियां कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार हो जाती थी और इसी वजह से शासन व्यवस्था में भी षड्यंत्र का माहौल बन जाता था। तो ऐसे षड्यंत्र में या ऐसे पारिवारिक कलह की स्थिति में राज्य का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि पारिवारिक कलह क्रांति का विशेष कारण बन सकता है, जिसका प्रभाव राज्य पर और राज्य की जनता पर भी पड़ता है। कि कभी कभी शासकों के पारिवारिक कलह विरोधियों के लिए विशेष मौके बन जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वे क्रांति को प्रसारित कर देते हैं। अगला पॉइंट है उत्तराधिकार। कि कई बार उत्तराधिकार को लेकर कई प्रश्न व मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और ये मतभेद कहीं ना कहीं क्रांति को भी जन्म दे देते हैं। कि जब भी कभी ऐसा होता है कि जैसा अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपको समझाया था पारिवारिक कलह में
कि कई सारी रानियां होती हैं और उन रानियों की वजह से जब उत्तराधिकार का प्रश्न उठता है तो सभी ये चाहती है कि मेरे पुत्र को राजगद्दी प्राप्त हो। जैसा रामायण में भी हमने देखा था कि कितनी सी छोटी सी गलतफहमी से कितनी बड़ी रामायण की रचना हो जाती है कि वो उत्तराधिकार से संबंधित प्रश्न ऐसे ही होते थे। ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र का जो नुकसान होता है वो राज्य को और जनता को भुगतना पड़ता है। अगला है विदेशी तथा विजातीय तत्व। कई बार ऐसा होता है कि विदेशी हमारे राष्ट्र में जब आते हैं और वो यहीं का जीवन अपना लेते हैं तो उन्हें उस जीवन में घुलने मिलने में काफ़ी समय लग जाता है और घुलने मिलने में समय लगता है तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये वाकई मिल रहे हैं या ये कुछ अलग प्रकार के षड्यंत्रों को रच रहे हैं। तो विजातीय तत्वों पर और विदेशियों पर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है और उस मुश्किल ही कभी कभी क्रांति का कारण बन जाता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। कि कई बार विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का विशेष कारण बन सकते हैं क्योंकि उनमें भावनात्मक एकता का अभाव देखा जा सकता है जो राज्य के लिए खतरा बन सकता है। अगला है क्षुद्र घटनाएं। कभी कभी निम्न स्तरीय क्षुद्र घटनाएं भी विरोध का कारण बन जाती है जिनमें युवक युवतियों के प्रणय संबंधों का गंभीर परिणाम राज्य को भुगतना पड़ता है। क्षुद्र घटनाओं का अर्थ है कि युवक और युवतियों के प्रेम प्रसंगों के मामले यानी बुरी घटनाएं। क्षुद्र घटनाओं का अर्थ है बुरी घटनाएं कि ऐसी घटनाएं जिसमें आज तो लव मैरिजेज या इंटरकास्ट मैरिजेज काफ़ी कॉमन है लेकिन इस जमाने में इतनी कॉमन नहीं थी और इसीलिए वो क्षुद्र घटनाएं कहीं ना कहीं क्रांति को भी अंजाम दे सकती है। ऐसा अरस्तु का मानना था कि युवक युवतियों के प्रणय संबंधों को लेकर कई बार जातियां और उनकी पूरे के पूरे सहयोगी समर्थक सभी जने उसके लपेट में आ जाते हैं और क्रांति को जन्म देते हैं। इस प्रकार से 15 पॉइंट के माध्यम से हमने ये पढ़ा कि अरस्तु द्वारा क्रांति के विशेष कारण क्या थे। तो इन कारणों को अच्छे से समझ लें और समझने के बाद में यदि प्रश्न बनता है कभी तो फिर आप उसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा।